वो एक ऐसे दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो गया था जहां इंसान अब भी आदिम अवस्था में थे। न नहाने की आदत थी, न सभ्यता की कोई पहचान। यहाँ सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ा अधिकार थी, और औरतें सिर्फ सबसे ताकतवर पुरुषों से संतान चाहती थीं ताकि उनके बच्चे भी मजबूत पैदा हों। धीरे धीरे वह इस आदिम जनजाति का राजा बन गया। अब हालत ये थी कि जनजाति की हर लड़की उसकी तरफ खिंची चली आती थी। सबको बस एक ही बात चाहिए थी, उसके जैसे ताकतवर आदमी की संतान। समय बीतता गया और फिर एक पूर्णिमा की रात वह शिकार पर निकला। तभी उसकी एक फंसाई हुई जाल में कुछ लटका हुआ दिखा। पहले तो लगा कि कोई जंगली जानवर फंस गया होगा, लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वह अपने तेज कुल्हाड़े के साथ पास गया और जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वहां उसकी एक दोस्त फंसी हुई थी और उसका फांसने का अंदाजा भी कुछ अजीब ही था। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चीख कर बोली कि वह क्या बस उसे घूरता ही रहेगा या मदद भी करेगा। लेकिन उसने शांत भाव से कहा कि ऐसी नज़ारा रोज रोज कहाँ देखने को मिलता है। इस पर लड़की और भड़क गई। वह चिल्लाई कि वह उसकी अच्छी तरह कुटाई करेगी। उसने भी हंसते हुए जवाब दिया कि क्या वह उस छोटी सी टांग से उसे मारेगी। फिर उसने उसे और चिढ़ाने के लिए उसके पैर पर हल्का सा फूंक मारा और धीरे धीरे मालिश करने लगा। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। वह गुस्से में बोली कि आग के साथ खेलना बंद करे। आखिरकार जब उसके लोग पास आते दिखे तो उसने उसे तुरंत छोड़ दिया, क्योंकि अगर वे उसे यूं लटकता देख लेते तो मामला और बिगड़ जाता। लेकिन इस राजा की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। जनजाति की औरतें जब उसके बच्चे चाहने लगी थीं, उससे बहुत पहले गांव के मर्द उसका शिकार कर रहे थे। और असली कहानी वहीं से शुरू होती है। सच तो यह है कि वह एक अजीब जगह पर तब जागा था जब वह चेहरा धोने के लिए पानी लेने गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे आ गया। कल तक तो वह शहर में सामान्य तरीके से खरीदारी कर रहा था। तभी उसे कुछ अजीब भाषा में बातें सुनाई देने लगीं। लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे लगा कि शायद ये सब कॉस्प्लेयर होंगे। उसने उनसे बाहर निकलने का रास्ता पूछा, लेकिन जवाब में एक बच्चे ने उसकी तरफ हड्डी फेंक दी। वह हड्डी उसके कान को छूते हुए निकल गई। सिर्फ 1 सेंटीमीटर और तो वह मर सकता था। भागते हुए उसके दिमाग में बस यही था कि ये लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। आखिरकार वह खुद को दौड़ने में काफी अच्छा मानता था, लेकिन तभी एक भाला उसकी कमर के पास से चीखता हुआ निकल गया। उसी वक्त सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उससे कहा गया कि उसे जिंदा रहना होगा। 12 घंटे तक सरवाइव करने पर उसे एक एट्रीब्यूट पॉइंट और एक सर्वाइवल पैक मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही एक भारी भरकम आदिम आदमी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने पूरी ताकत से हड्डी फेंकी। वह जितनी तेजी से हो सकता था भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। हड्डी उसकी गर्दन पर सीधे लगी और वह तुरंत बेहोश हो गया। जब वह उठा तो वह उन्हीं लोगों के गांव में था और सरवाइव करने के बदले उसे रिवॉर्ड्स भी मिल चुके थे। उसने जो पॉइंट मिला था उसे स्ट्रेंथ में डाल दिया और सर्वाइवल पैक खोल दिया। उसके बाद उसे सभी भाषाएं समझ में आने लगीं। उसे एक सर्वाइवल बुक भी मिल गई। उसने मैप एक्टिवेट किया, जिससे वह देख सकता था कि वह पहले कहां कहां जा चुका है। उसे एक माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स भी मिला, साथ ही जंगल के बारे में जानकारी, बेसिक मेडिसिन और कई जरूरी सर्वाइवल स्किल्स भी सीखने को मिलीं। और वहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। वह आदिम लोगों को देखकर उनकी बातें समझने लगता है। पुरुष उसे सबसे ताकतवर कह रहे थे और महिलाएं उसके बच्चे चाहने लगी थीं। उसे यह सब सुनकर समझ आ जाता है कि यह दुनिया अभी बहुत शुरुआती सभ्यता वाली है, और अगर उसने सही चाल चली तो एक दिन वह यहाँ का राजा भी बन सकता है, या शायद इससे भी बड़ा कुछ। वह सिस्टम से कहता है कि स्ट्रेंथ में एट्रीब्यूट पॉइंट डाल दे और माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स इक्विप कर दे। अगले ही पल उसके शरीर में ताकत दौड़ जाती है। वह खुद को बांधने वाली रस्सी को आसानी से तोड़ देता है। लेकिन तभी 2 आदिम आदमी उसकी तरफ देखते हैं। उनके नाम थे स्टोनबोन और लांगूची। स्टोनबोन बाकी लोगों को आदेश देता है कि चेन को भागने न दें। फिर वह और लांगूची आगे बढ़कर उसे चेतावनी देते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चेन को भागने ना भी पूरे घमंड में जवाब देता है। वह चिल्लाकर कहता है कि वे अपने भगवान का अपमान कैसे कर सकते हैं। स्टोनबोन उसे घूरते हुए पूछता है कि वह किस भगवान की बात कर रहा है। तभी छेन लंगूची को देखकर मान लेता है कि वही इनका लीडर है। वह घोषणा करता है कि स्वर्ग ने उसे यहाँ इन पर राज करने के लिए भेजा है, और क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया है अब सजा मिलेगी। यह सुनते ही स्टोनबोन भड़क जाता है और सीधा छेन पर झपट पड़ता है। उसी समय सिस्टम एक नया मिशन भेजता है। उसे प्रिमिटिव लोगों को डराकर अपना लीडर बनाना होगा। अगर वह असफल हुआ तो उसका स्प्लिट माउंटेन एक्स छिन जाएगा। यह देखकर चेन टेंशन में आ जाता है।
क्योंकि इस हथियार के बिना वह यहाँ ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। वह हार मानने से इनकार करता है और स्टोन बोन के हमले को सीधे रोक देता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जमीन तक फट जाती है। चेन हैरान रह जाता है कि ये आदिम लोग इतने ताकतवर हैं, लेकिन उसका अपना शरीर भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वह पूरी ताकत से जवाब देता है और उसकी हैरानी के बीच स्टोन बोन का हथियार बीच से कट जाता। साधारण है। पूरा कैंप यह देखकर दंग रह जाता है, लेकिन तभी चेन को अचानक एक बुरा एहसास होता है और उसका शक सही निकलता है। स्टोन बोन चिल्लाकर सबको आदेश देता है कि चेन पर एक साथ टूट पड़ो। चेन स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह ड्यूल कब पूरे गैंग अटैक में बदल गया। एक लड़का उस पर झपटता है। चेन एकदम साइड होता है और तुरंत पलटवार करता है। गुस्से में वह चेतावनी देता है कि उसे ज्यादा न दबाएं। वह अभी भी उनमें से 5 को गिराने की हालत में है। अगर सब एक साथ टूट पड़े तो वह सेकंडों में मर जाएगा। और तभी उसे देखकर सारे बारबेरियन अचानक घबरा जाते हैं। वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। चेन को समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तभी सिस्टम एक साइड मिशन दिखाता है। उसे फेरोशियस सेबर टूथ को भगाकर प्रिमिटिव लोगों की मदद करनी है। मिशन अपने आप एक्सेप्ट भी हो चुका था। पहले तो वह बस स्क्रीन को देखता रह जाता है, लेकिन उसी पल उसका दिल रुक सा जाता है, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक सेबर टूथ टाइगर खड़ा होता है। चेन उसे देखते ही जान बचाकर भागता है। टाइगर लगातार उसके पीछे दौड़ता है और पंजे मारता है। भागते हुए चेन खुद से पूछता है कि यहाँ हर चीज उसे खाने के लिए क्यों तैयार है। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम ने ऐसा मिशन क्यों दे दिया। वह जानता है कि उस टाइगर का एक वार उसके शरीर का आधा हिस्सा उड़ा सकता है, और तभी टाइगर का पंजा उसकी पीठ को चीर देता है। चेन बुरी तरह घायल हो जाता है। वह समझ जाता है कि इस बीस्ट से सीधी लड़ाई बेवकूफ़ी होगी, इसलिए वह खुद को शांत करता है और सोचने लगता है। तभी उसे आग की लपटें दिखाई देती हैं। उसे याद आता है कि सेबर टूथ जैसे जानवर आग से डरते हैं। चेन तुरंत समझ जाता है कि यही उसका मौका है, और वह उस आग को अपना हथियार बनाने का फैसला करता है। चेन अब अपनी अगली चाल सोचने लगता है। वह सीधा टाइगर को ललकारता है कि अगर हिम्मत है तो सामने आए। जैसे ही वह बीस्ट झपटता है, चेन नीचे सरक कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जो होता है वह उम्मीद से बाहर होता है। वह टाइगर उसके शरीर को ही स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर से छलांग लगा देता है। चेन हक्का बक्का रह जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि मूवीज ने उसे झूठी उम्मीदें दी थीं। अब उसके बाद की आती है कि बंदर में पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉनफायर की तरफ दौड़ता है। पेड़ों, झाड़ियों और बाकी कवर का इस्तेमाल करते हुए वह किसी तरह आग तक पहुंचता है। आखिरकार वह बर्निंग स्टिक उठाता है और टाइगर की तरफ लहराकर उसे डराने की कोशिश करता है। उसकी राहत के लिए बीस्ट सच में आग से डर जाता है। चेन उसे और ललकारता है, लेकिन अंदर से बस यही प्रार्थना कर रहा होता है कि वह वापस चला जाए। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है और सोचता है कि कहीं कोई और भी बड़ा मॉन्स्टर तो नहीं आ रहा। कुछ ही पल बाद एक दूसरी दहाड़ गूंजती है। साबर टूथ टाइगर डर के मारे जम सा जाता है और तुरंत भाग खड़ा होता है। चेन उसे भागते हुए देखकर खुद भी हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह किस चीज से इतना डर गया, और अगर वह टाइगर भाग रहा है तो अब उसे क्या करना चाहिए। उसी वक्त सिस्टम बताता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है और रिवॉर्ड में उसे 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। आवाजें फिर से सुनाई देती हैं और चेन फैसला करता है कि सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। वह सिस्टम से कहता है कि एक पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दे और दूसरा एजिलिटी में। जैसे ही स्टैट्स बढ़ते हैं, उसका शरीर हल्का और तेज महसूस होने लगता है। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह वापस प्रिमिटिव लोगों की तरफ लौटता है। उसे देखकर स्टोन बोन दंग रह जाता है। वह पूछता है कि सेबर टूथ टाइगर ने उसे खाया क्यों नहीं। चेन बस हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि वह बीस्ट तो उसके लिए बस एक छोटी सी बिल्ली थी। उसने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि वह डर कर भाग गया। अब चेन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट ग्रिन आ जाती है। उसे उम्मीद होती है कि अब प्रिमिटिव लोग उसका सच में सम्मान करेंगे। लेकिन तभी उसे एक और मिशन मिलता है। उसे उनके लिए घर बनाने हैं, ट्राइब को संगठित करना है और 18 दिनों के भीतर पॉपुलेशन को 50 तक पहुंचाना है। वह ग्रुप गिनता है और समझ जाता है कि वहां बच्चों समेत कुल सिर्फ 15 लोग हैं। 50 तक पहुंचने के लिए उसे दूसरी ट्राइब्स को भी अपने साथ जोड़ना होगा। रात में बाकी सब सो जाते हैं, लेकिन चेन की आंखों में नींद नहीं होती। उसका पेट जोर से भूख से कराह रहा था, इसलिए वह खुद खाना ढूंढने निकल पड़ता है। उसे याद आता है कि प्रिमिटिव लोग इतनी बेफिक्री से सो रहे हैं मानो कोई गार्ड ही ना हो, लेकिन उसका पेट फिर से गरज उठता है। खाना अब सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाता है।
उसे पहले खाया हुआ रोस्टेड लैम याद आता है, लेकिन मन में हल्की घबराहट भी रहती है। अगर कोई चीज़ सेबर टूथ टाइगर को भी डरा सकती है, तो निश्चित ही वहाँ कुछ बहुत भयानक मौजूद होगा। चेन खुद को समझाता है कि उसे हर हाल में खाना ढूंढना ही होगा और उम्मीद करता है कि इस बार उस मॉन्स्टर से सामना न हो। इस कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वह उस जगह की ओर बढ़ता है जहां उसने पहले रोस्टेड लैम्प देखा था। थोड़ी देर बाद वह सावधानी से उस इलाके में पहुंच जाता है। वह बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ता है। जैसे जैसे वह पास जाता है, उसे आसपास और भी शिकार जानवर दिखने लगते हैं। अब क्योंकि वह लीडर था, वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकता था, इसलिए वह बाकी प्रे एनिमल्स को भी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन वापसी के रास्ते में अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है और तभी वह एक गड्ढे में गिर जाता है। गुस्से में वह चिल्लाता है कि यहाँ गड्ढा किसने खोदा। फिर वह ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह कोई गड्ढा नहीं है, यह तो किसी बड़े मॉन्स्टर या जायंट बीस्ट का पैरों का निशान है, कुछ ऐसा जो लगभग डायनासोर जैसा लगता है। चैन अब पूरी तरह समझ चुका था, यह सिर्फ एक प्रिमिटिव दुनिया नहीं है, यह वो दौर है जहां इतिहास के सबसे खतरनाक और घातक जीव घूमते हैं। साबरटूथ टाइगर के बाद उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब समय बर्बाद करने का मतलब सीधा मौत को बुलाना था, इसलिए वह तुरंत फैसला करता है उसे जितनी जल्दी हो सके सबके लिए एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। अगली सुबह प्रिमिटिव लोग खाने को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। कोई किसी से छीन रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पूरा माहौल बेकाबू। चैन का सब्र टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, बस करो। सब अचानक रुक जाते हैं। चैन गुस्से में उन्हें देखता है। उसे साफ समझ आ जाता है उन्हें ना शेयरिंग आती है, ना सेविंग, ना डिसिप्लिन, और यही चीजें उन्हें सिखानी होंगी। वह शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, आज का खाना पहले उन हंटर्स को मिलेगा जो कल मेरे साथ गए थे। स्टोनबोन आगे बढ़कर समझाता है, हम लोग बारी बारी से शिकार करते हैं। वह बताता है कल उसकी टीम थी, वह एन और हांगू, और आज लूटिंग हु शाओ और लांगुची की बारी है। फिर वह जोड़ता है, लेकिन अगर राजा जा रहा है तो सब जाना चाहते हैं। बाकी लोग भी सहमति में सिर हिलाते हैं। चैन सबको देखता है और उसकी नज़र अचानक एक लड़के पर टिक जाती है, सैम, वही लड़का जिसने पहले उस पर हमला किया था। चैन समझ जाता है वह शायद डर रहा है कि वह अब भी उससे नाराज है, इसलिए वह फैसला करता है उसे थोड़ा ईज करना होगा। चैन हल्की आवाज में कहता है, जो भी मेरे साथ आना चाहता है आ सकता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वह आगे कहता है, आज हम शिकार नहीं, एक जगह ढूंढने जा रहे हैं जहां हम अपना घर बनाएंगे। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने इस जगह को घर कहा था और यहीं से एक ट्राइब की शुरुआत होने वाली थी। यह सुनकर मिया नाम की एक लड़की आगे आती है। वह मासूमियत से पूछती है, घर क्या होता है? चैन हल्का मुस्कुराता है और धीरे धीरे समझाता है, घर वो जगह होती है जहां हम सब एक साथ रहते हैं। वह आगे कहता है, एक ऐसा स्थान जो पेड़ों की जड़ों की तरह हम सबको पोषण देता है और हमें सुरक्षित रखता है, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी। मिया की आंखें चमक उठती हैं। वह दौड़कर चैन को गले लगा लेती है और पूछती है, क्या मैं अपने राजा के साथ रह सकती हूँ? चैन बिना हिचक के जवाब देता है, हाँ, जल्द ही हम सब एक ही परिवार बनकर रहेंगे। मिया इतनी खुश हो जाती है कि वह उत्साह में बोल बैठती है, राजा मेरे साथ रहेगा और मेरे बच्चे होंगे। यह सुनकर बाकी लोग भी हल्का सा हंसते हैं। तभी स्टोनबोन आगे आता है और पूछता है, तो यह घर कहाँ बनेगा? चैन सभी को पास बुलाता है और अब वह पूरी तरह लीडर की तरह बोलता है, हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ खुली जमीन हो, उत्तर में पहाड़ हो और दक्षिण में नदी, जहाँ पीने के लिए पानी हो, खेती के लिए भी, जहाँ जानवरों के लिए घास हो, लकड़ी हो और पत्थर हो बिल्डिंग के लिए, जहाँ बीज मिल सकें और पेड़ हों ताकि भविष्य में खेती और घर बनाना आसान हो। फिर वह थोड़ा सोचकर जोड़ता है, अगर वो जगह समुद्र के पास हो तो और भी अच्छा होगा। नदी का किनारा सबसे उपजाऊ होता है और आगे चलकर हम समुद्र से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सब लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, जैसे पहली बार कोई उन्हें भविष्य दिखा रहा हो। तभी सैम बोलता है, मुझे एक ऐसी जगह पता है। चैन तुरंत उसकी तरफ देखता है, उसके चेहरे पर संतोष झलकता है। क्या तुम हमें वहां ले जा सकते हो? सैम थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, जगह दूर नहीं है लेकिन वहां जाना सही नहीं है। चैन भौहें चढ़ाता है, क्यों? सैम धीरे से कहता है, वहां गायों का झुंड है और वो बहुत खतरनाक हैं। चैन एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। गायों से डर? उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। मीट,
रिसोर्सेज, फ्यूचर लाइफ स्टॉक, और उसी पल उसे एहसास होता है खतरा नहीं, मौका है। चैन अब पूरी तरह तय कर चुका था, ये गायों का झुंड खतरा नहीं, उनका शिकार है। वह सबको आदेश देता है, तैयार हो जाओ, हम पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारे नए घर की तरफ। दृश्य बदलता है। सैम उन्हें उस जगह पर लेकर आता है जिसके बारे में उसने बताया था। सैम धीरे से कहता है, रास्ता सेफ है, हम बिना डर के आगे बढ़ सकते हैं। चैन समय बर्बाद नहीं करता। वह सबको कहता है, अब किसी को भी सेबर टूथ टाइगर से डरने की जरूरत नहीं है, वो भाग चुका है, और अगर वापस आया तो मैं संभाल लूंगा। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि बाकी लोग भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। सैम आगे समझाता है, जब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे तो नीचे वो जगह दिखेगी जहां गायें इकट्ठा होती हैं। कुछ देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। सैम तुरंत घबराकर कहता है, सब लोग छुप जाओ, वो नीचे हैं। सब झुककर नीचे देखते हैं। चैन की नज़र तुरंत चारों तरफ दौड़ती है। वह सोचता है, क्या यहाँ सिर्फ गायें हैं या कोई और मॉन्स्टर भी छुपा हुआ है। तभी उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस होती है, समुद्र की। वह तुरंत सिस्टम को कमांड देता है, मैप खोलो। मैप खुलते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसके सामने जो टेरेन था वो परफेक्ट था। नदी, खुला मैदान, पास में पहाड़ और दूर समुद्र। चैन के दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आता है, यहाँ एक शहर बनेगा। लेकिन तभी सैम अचानक उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लेता है। वह इशारे से चुप रहने को कहता है और मांस में फुसफुसाता है, अगर उन्होंने आवाज सुन ली तो हम सब खत्म हैं। चैन थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वह अपना सर्वाइवल मैनुअल खोलता है और आसपास की जानकारी चेक करता है। उसे पता चलता है आगे 3 तरह के पौधे हैं और 2 तरह के जानवर। उसकी आंखों में एक बार फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ शिकार नहीं रहा, ये एक पूरी सिविलाइजेशन की शुरुआत है। उस इलाके की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ कुछ खास पौधे मौजूद हैं, ग्रीन सनफ्लावर ग्रास, ड्रैगन वाइन और बिग सबाकी। और जानवरों में थे ग्रे स्क्विरल्स और पिंसर वॉस्प्स। लेकिन गायों के झुंड के बारे में अभी भी कोई पक्की जानकारी नहीं मिली थी। चैन तुरंत सैम से पूछता है कि वे आखिर हैं कहाँ। सैम जवाब देता है कि झुंड नदी के मोड़ के पास एक छोटे से जंगल में रहता है। फिर वह खुद आगे ले जाने की पेशकश करता है। आधे घंटे बाद वे उस जंगल के पास पहुंच जाते हैं। सैम घबराकर सबको चेतावनी देता है कि अब एक कदम और बढ़ाने से गायें सतर्क हो सकती हैं। चैन को यह अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि सैम गायों से इतना क्यों डर रहा है। तभी उसका स्कैन अचानक बदल जाता है। चैन का शरीर तन जाता है। उसे लगता है कि कहीं पास में कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है। लेकिन राहत की बात यह होती है कि उस एरिया में सिर्फ एक ही क्रीचर है। चैन सैम से पूछता है कि कहीं उसने जगह तो गलत याद नहीं कर ली। लेकिन इससे पहले कि सैम जवाब दे पाता, चैन की नज़र एक हिलते हुए पेड़ पर पड़ती है। सैम उसे ऊपर देखने को कहता है। चैन ऊपर देखता है और अचानक जम जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या देख रहा है। सिस्टम उस क्रीचर को आयरन ब्लैक हॉर्न काऊ बताता है। स्टोन बोन झाड़ियों के पीछे छिपकर घबराए हुए स्वर में पूछता है कि क्या वे सच में उस चीज का शिकार करने जा रहे हैं। चैन भी अंदर से उतना ही टेंस होता है, लेकिन फिर भी कहता है कि हाँ। वह सबको एम्बुश की तैयारी करने को कहता है और खुद आगे बढ़कर उसे परखने जाता है। बाकी लोग उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका राजा बेहद ठंडे दिमाग का और खतरनाक इंसान है। लेकिन पेड़ के पीछे चैन खुद लगभग रो पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि हालात अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वह अपने ट्राइब को मरने नहीं दे सकता, इसलिए अब उसे अपनी एजिलिटी स्टैट पर भरोसा करना होगा। वह दोबारा नजर डालता है और समझ जाता है कि उस काऊ के लेग्स तक उससे कई गुना बड़े हैं। अब उसे सही मौका तलाशना होगा। शांत रहने की कोशिश करते हुए चैन उसे नमस्ते करने जैसा कुछ करता है, लेकिन जैसे ही काऊ की नजर उस पर पड़ती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वह गुर्राती हुई दौड़ पड़ती है। चैन उसके और करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल पूरा हर्ड भी उसके पीछे भाग पड़ता है। वह नदी में छलांग लगाकर भागता है और चिल्लाता है कि वे उसका पीछा करना बंद करें। पीछे ट्राइब के लोग इस नज़ारे को बिल्कुल अलग तरह से समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका राजा पूरे हर्ड को बहादुरी से दूर खींच ले जा रहा है ताकि बाकी सब बच सकें। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं। इसी बीच चैन बिना सोचे एक रिज से छलांग लगाता है और नीचे उतर जाता है। तभी अचानक रिज कांप उठती है। चैन हैरान रह जाता है कि अभी क्या हुआ। नीचे देखता है तो पता चलता है कि एक काऊ पहाड़ से टकरा गई है, क्योंकि वह मोड़ नहीं ले पाई। उसी पल उसके पार में ही की दिमाग में एक योजना बनती है। वह समझ जाता है कि काउज इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ सकती। अब उसे बस उन्हें इसी जगह पर रोकना होगा।
लेकिन समस्या यह थी कि नीचे वही गुस्साया हुआ हर्ड खड़ा था। वह अब नीचे नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे ऊपर ही आगे बढ़ना होगा। चैन और ऊपर चढ़ता है, और जब वह शिखर पर पहुंचता है तो जो दृश्य उसके सामने आता है उसे देखकर वह दंग रह जाता है। यही वह जगह थी जिसे वह ढूंढ रहा था। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि वह यहाँ एक साम्राज्य बनाएगा। वह रोमांच से भर उठता है। उसे महसूस होता है कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई है। दूसरी ओर सैम देखता है कि हर्ड पीछे हटने लगा है। वह सोचता है कि वे कहाँ गए और उनका राजा कहाँ चला गया। स्टोन बोन अनुमान लगाता है कि शायद चैन को काउज ने कुचल दिया होगा। वह एक पेड़ पर चढ़ता है ताकि चैन को देख सके और अगर जरूरत पड़े तो उसका एक्स वापस ला सके। लेकिन जैसे ही वह पेड़ क्या पर चढ़ता है, चैन का एक्स उड़ता हुआ आता है और उसके ठीक बगल में धंस जाता है। स्टोन बोन स्टन्ड रह जाता है और तभी चैन दूर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसका राजा मरा हुआ मानने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। सैम और बाकी लोग चैन को जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। स्टोन बोन तुरंत पूछता है कि क्या ये काउज सच में इतनी ताकतवर थीं? चैन शांत भाव से कहता है कि वह काऊ मीट खाकर अपने शरीर को और मजबूत बनाना चाहता है। फिर वह उनसे पूछता है कि क्या वे भी कुछ चखना चाहेंगे। स्टोन बोन और सैम दोनों साफ इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि वे उन काउज को हरा ही नहीं सकते और अगर समहाउ हरा भी दें तो उनका मीट खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। चैन सख्ती से पूछता है कि क्या वे उसकी बात को टाल रहे हैं। उसे बस एक जवाब चाहिए था। डर कर वे सब तुरंत हाँ कह देते हैं। उन्हें भी अब लगने लगता है कि वे यह खाना चाहेंगे। चैन कहता है कि वह उन्हें बात को टाल रहे हैं, उसके बाद के बाद तुरंत खाने की बात को टाल रहे हैं। हथियार बनाना और उनसे शिकार करना सिखाएगा। वह 3 दिन बाद लौटेगा और काउस को गिरा देगा। अगले सीन में चैन एक ही वार में एक पेड़ को बीच से काट देता है। उसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। स्टोन बोन आगे बढ़कर पूछता है कि उसने ऐसा पेड़ क्यों काटा जबकि उसमें फल भी नहीं थे। चैन समझाता है कि इससे हथियार बनाए जाएंगे और वह सबको ध्यान से देखने को कहता है। फिर वह उन्हें सिखाता है कि लकड़ी के डंडों को स्पीयर में कैसे बदला जाता है। उन्हें क्राफ्ट करते हुए चैन को पता चलता है कि उसकी पाना तो की करना है टेक्नोलॉजी एट्रीब्यूट में बोनस मिल रहा है। अभी वह स्पीयर्स का इस्तेमाल समझाने ही वाला होता है कि शिकार में वे कैसे काम आएंगे। वह एक स्पीयर फेंक कर दिखाता है। पूरी ट्राइब हैरान रह जाती है। अब तक वे बस लकड़ी इकट्ठी करते थे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि वही लकड़ी इतनी घातक चीज बन सकती है। उत्साहित होकर सब कहते हैं कि वे भी स्पीयर चलाना चाहते हैं। चैन स्टोन बोन को सबसे पहले कोशिश करने को कहता है। स्टोन बोन अभ्यास करता है और उसी दौरान चैन और स्पीयर्स बनाता रहता है। कुछ ही घंटों में पूरी ट्राइब ट्रेनिंग करने लगती है। अभ्यास के दौरान चैन लियू टांग और हु जियाओ को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि वे दोनों मिलकर उस पर हमला करें। दोनों गुस्से में उस पर झपटते हैं, लेकिन चैन बड़ी आसानी से दोनों हमलों के बीच से निकल जाता है। फिर वह काउंटर करता है और हु जियाओ को गिरा देता है। गुस्से में लियू टांग फिर से चार्ज करता है। इस बार वह हल्का सा चैन को घायल कर पाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। चैन उसे समझाता है कि अगर स्पीयर की नोक सही से इस्तेमाल होती तो वह पहले ही मर चुका होता। लियू टांग चिल्ला पड़ता है कि उनका राजा तो देवता जैसा है, वे उसे कभी नहीं हरा सकते। चैन उन्हें समझाता है कि वे रॉ स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहे हैं, स्किल पर नहीं। स्पीयर की असली ताकत उसकी नोक है। उन्हें शार्प टिप को सही एंगल और सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। फिर वह सबको थ्रोइंग प्रैक्टिस शुरू करने को कहता है। वह एक टारगेट लगाता है और उन्हें दूर से स्पीयर फेंकने देता है। एक एक करके सब कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं मार पाता। चैन के मन में आता है कि शायद उनमें कोई टैलेंट ही नहीं है और शायद उसने उन्हें जल्दी जज कर लिया। तभी अचानक एक स्पीयर जाकर टारगेट में धंस जाती है। चैन की आंखें फैल जाती हैं। बाकी लोग भी शॉक्ड रह जाते हैं कि किसी ने सच में हिट कर दिया। वह मुड़कर देखता है, वहां हुआंगशु खड़ा होता है। चैन पूछता है कि क्या वही स्पीयर फेंकी थी। हुआंगशु बस पूछता है कि क्या वह जीत गया। चैन हाँ कहता है और इनाम में उसे 2 स्पीयर्स दे देता है। तभी किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज आती है। वह खबर देता है कि एक बीस्ट उनकी तरफ आ रहा है। चैन तुरंत सबको बैटल के लिए तैयार होने को कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश होता है। यह हंट उन्हें असली एक्सपीरियंस देगा। जंगल से एक विशाल बीस्ट बाहर निकलता है और दहाड़ता है। चैन तुरंत आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि आज रात उनका डिनर यही होगा। लड़ाई शुरू होते ही वह सबको आदेश देता है कि वे उसके निर्देशों का पालन करें। बीस्ट को घेर लो और उसके सिग्नल का इंतजार करो। चैन पहले हमला करता है और किसी तरह बीस्ट की स्पीड धीमी पड़ने लगती है। चैन पीछे खड़े स्टोन बोन और हांगी को स्पीयर फेंकने का इशारा करता है। जैसे ही वे हमला करते हैं, बीस्ट अचानक गुस्से से पागल हो जाता है।
वह चेन को जोर से पीछे दे मारता है और उसका स्पीयर तक तोड़ देता है। चेन समझ जाता है कि अब तेजी से मूव करना होगा, लेकिन उससे पहले ही हुआंग अपना स्पीयर फेंकता है और वह सीधे बीस्ट के मुंह में जाकर लगती है। चेन उसकी प्रिसिजन देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके स्पीयर फेंकना शुरू कर देते हैं और ऊपर ट्री पर बैठा सैम अपने मौके का इंतजार करता रहता है। बीस्ट अब घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसका रास्ता काट देता है और जोर से चिल्लाता है कि अब सैम हमला करे। सैम नीचे कूदता है और स्पीयर सीधा बीस्ट के सिर में घुसा देता है। यह देखकर बीस्ट पूरी तरह पागल हो जाता है। उसकी दहशत से सब लोग टेंस हो जाते हैं। सैम अब भी खतरे में है, स्पीयर पकड़े हुए वहीं फंसा हुआ। चेन तुरंत भागता है। वह छलांग लगाकर ऊपर उठता है और अपनी एक्स नीचे गिरा देता है। एक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। सब डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, हमारा राजा ठीक है न। धुआं छंटता है और चेन गुस्से में कहता है कि इतना शोर मत करो। वह मजाक में कहता है कि वे ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे भूत बुला रहे हों। फिर वह सबकी तारीफ करता है और घोषणा करता है कि आज रात सब भरपेट खाएंगे। यह सुनते ही पूरी ट्राइब खुशी से झूम उठती है। चेन सैम की खास तौर पर तारीफ करता है और हंगी को आज के हंट का MVP बताता है। फिर वह कहता है कि अब से हंगी उसके साथ हंट्स पर जाएगा और वह उसे नए वेपन्स देकर टेस्ट भी कराएगा। कुछ समय बाद सीन बदलता है। स्टोनबोन दूसरी ट्राइब्स के लोगों को गर्व से बताता है कि उसने और चेन ने मिलकर उस बीस्ट को गिराया था। उसी वक्त मिया मांस का एक टुकड़ा उठाए वहां से गुजरती है। स्टोनबोन उसे रोककर मांगता है कि वो मांस उसे दे दे, लेकिन मिया साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि यह मांस उनके राजा के लिए अलग रखा गया है। फिर वह उसे चेन को दे देती है। चेन मांस देखकर पूछता है कि क्या वे इसे रॉ खाने वाले हैं। मिया उसे देखती है और पूछती है कि इसमें क्या दिक्कत है। चेन कहता है कि उसे याद है पहले वे लोग फायर से खाना पकाते थे, तो अब रॉ मीट क्यों खा रहे हैं। मिया बताती है कि पिछली बार का फायर सोर्स खो गया था, इसीलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें खाना बिना पकाए ही खाना पड़ रहा था। चेन को यह सुनकर एहसास होता है फायर ही सिविलाइजेशन की शुरुआत थी। वही बीस्ट्स को दूर रखती थी, वही शेल्टर को सुरक्षित बनाती थी और वही खाने को बेहतर बनाती थी। उसे लगता है कि ट्राइब को एक और गिफ्ट चाहिए, वह इन्हें फायर बनाना सिखाएगा। चेन एक टूटा हुआ स्पीयर उठाता है और उसे लकड़ी के ब्लॉक पर रगड़कर चिंगारी निकालता है। फिर वह सबको समझाता है कि लकड़ी के बुरादे और पेड़ के रेशे को ट्रंक की ग्रूव में भरना है और फिर स्टिक को हथेलियों के बीच घुमाकर फ्रिक्शन पैदा करनी है। थोड़ी ही देर में आग जल उठती है। पूरी ट्राइब हैरानी से चेन को देखती रह जाती है। फिर सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं। स्टोनबोन जोर से चिल्लाने लगता है कि उनके राजा ने फायर बना दी है, लेकिन चेन तुरंत उसे पकड़कर चुप करा देता है। वह फुसफुसाकर कहता है कि इतना ध्यान खींचना ठीक नहीं, लो प्रोफाइल बनाए रखना जरूरी है। उसी पल उसे रिवॉर्ड मिलता है 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स। चेन हैरान होता है कि ये पॉइंट्स कमाना इतना आसान निकलेगा, उसने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि इनका उपयोग क्या है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि टेक्नोलॉजी पॉइंट से हेरेडिटरी प्लैक्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और हर आइडेंटिफिकेशन के लिए 10 पॉइंट्स खर्च होते हैं। अब चेन समझ जाता है कि ये पॉइंट्स सिर्फ रिवॉर्ड नहीं, उनकी असली सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने की चाबी हैं। चेन अभी भी उसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी सैम उसके पास आता है। वह बताता है कि जब वह मांस बांट रहा था तभी उसे कुछ अजीब निशान दिखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगली सूअर ने अपने बच्चों को दूध पिलाया हो। इसका मतलब साफ था कि कहीं आसपास उसके बच्चे भी होंगे। सैम ने इलाके को ध्यान से खोजा और सच में उसे सूअर के बच्चे मिल गए। तुरंत ही चेन के सामने एक नया साइड क्वेस्ट खुल जाता है। उसे लिखा दिखता है, बोर कब्स को पकड़ो और उन्हें डोमेस्टिकेट करो। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या वह यह मिशन एक्सेप्ट करना चाहता है। चेन बिना देर किए मिया और सैम को साथ भेज देता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे बच्चे सुअरों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। उसे वे सब जिंदा चाहिए थे। मिया सैम का हाथ पकड़ लेती है और दोनों कब्स को लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच चेन फैसला करता है कि उनके लौटने से पहले एक पिग स्टाई बनानी होगी। वह स्टोनबोन को बुलाता है और कहता है कि खाने के बाद वह उसके लिए एक काम करने वाला है। दृश्य बदलता है। शाम हो चुकी है। स्टोनबोन शाखाएं उठाए हुए लौट रहा होता है, उसके साथ केततार। लोग उससे पूछते हैं कि उनका राजा इतनी सारी शाखाएं क्यों मंगवा रहा है। जब वे वापस डेन में पहुंचते हैं तो स्टोनबोन देखता है कि सभी लोग कुछ अजीब सा बना रहे हैं। वह हांगू से पूछता है कि यह क्या है। हांगू जवाब देता है कि राजा इसे ग्रास रोप कहता है। यह उन बेलों से भी मजबूत है जिन्हें वे आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। फिर वह उसे बनाने का तरीका भी समझाता है।
पहले घास को सीधा करना होता है, फिर स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रस्सी में बुनना होता है। स्टोन बोन अब और चिढ़ जाता है क्योंकि उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। चेन उसे झल्लाकर कहता है कि यूं खड़े रहने की जरूरत नहीं है, शाखाएं ला कर दो। फिर वह सबको समझाता है कि उन्हें उन शाखाओं पर ग्रास रोप्स बांधनी है, एक तय पैटर्न में। कम से कम 5 लकड़ी के फ्रेम बनाने होंगे। उसके बाद वह उन्हें जमीन में खोदे गए गड्ढों में फिट करने को कहता है। फिर ऊपर के हिस्सों को बांधकर केज जैसा आकार दिया जाता है और अंत में उसे घास फूस से ढक दिया जाता है। जैसे ही पिग्स्टाई बनकर तैयार होता है, पूरा ट्राइब उस पर टूट पड़ता है। हर कोई उसमें रहने की कोशिश करने लगता है। सबको लग रहा था कि यही उनका नया घर होगा और यहीं वे राजा के बच्चे पैदा करेंगे। चेन यह देखकर सन्न रह जाता है। वह सख्ती से कहता है कि पिग्स्टाई उनके लिए नहीं बना है। तभी सैम और मियाँ कब्स को लेकर लौटते हैं। चेन उन्हें आदेश देता है कि वे बोर कब्स को पिग्स्टाई के अंदर रख दें। यह सुनते ही स्टोन बोन दौड़कर उसके पास आता है और रोते हुए कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह बार बार पूछता है कि इतना अच्छा नेस्ट जंगली सुअरों पर क्यों वेस्ट किया जा रहा है। एन भी स्टोन बोन की बात से सहमत हो जाता है। वह भी वहीं बसना चाहता था। स्टोन बोन जोड़ता है कि वे सब राजा के साथ कडल करने वाला घर चाहते हैं। चेन गुस्से में उन्हें धक्का देकर दूर कर देता है। वह साफ्ता की स्टोन बोन के साथ करते हैं कि बात साफ्ता है, कह देता है कि उसे किसी मर्द के साथ कडल करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर वह कहता है कि अभी भले ही वे पिग्स्टाई को लेकर रो रहे हों, लेकिन जब प्रॉपर घर बन जाएंगे तब उनमें से किसी को भी उसमें जगह नहीं मिलेगी। एन एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर जल्दी से कहता है कि अगर इससे बेहतर नेस्ट बन गया तो वह कहीं और रह लेगा। स्टोन बोन भी इस बात से इनकार कर देता है। चेन उनकी वाइनिंग को नज़रअंदाज करता है। वह सैम से कहता है कि सभी बोर्ड्स को अंदर डाल दो। तभी हुआंगशु पास आता है और पूछता है कि वे जंगली सुअरों को पाल ही क्यों रहे हैं, जबकि वे तो खाने के लिए होते हैं। चेन पूछता है कि क्या वे बिना शिकार किए भरपेट खाना चाहते हैं। हांगू तुरंत हाँ कह देता है। तब चेन समझाता है कि अगर वे इन कब्स को पालेंगे और आगे पिगलेट्स पैदा करेंगे तो उनके पास खाने का एक स्थिर स्रोत होगा। यही मिशन पूरा हो जाता है। सिस्टम रिवॉर्ड देता है। चेन जब रिवॉर्ड खोलता है तो उसे सप्लाई चेस्ट में सॉल्ट का पैकेट मिलता है। साथ ही उसे फ्राइड क्लैम्स की रेसिपी भी मिलती है। वह रिवॉर्ड को देखकर कुछ सेकंड तक चुप रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सिस्टम आखिर चाहता क्या है। क्या वह उससे योद्धा बनवाना चाहता है या शेफ? आदिम तकनीक के बावजूद चेन को यह बात समझ आ जाती है कि अगर वे रेसिपी टास्क्स पूरे करते रहेंगे तो सिस्टम उन्हें किसी न किसी रूप में रिवॉर्ड देगा। यही सोचकर वह कुकिंग को भी एक मौका देने का फैसला करता है। रात बहुत हो चुकी थी। बाकी सब सो रहे थे, सिर्फ चेन और सैम जाग रहे थे। चेन उसे देखकर कहता है कि वह हर दिन मेहनत करता है। सैम जवाब देता है कि जब उसे पकड़कर यहाँ लाया गया था तभी से उसे लगता है कि अब और मेहनत सहना ही चाहिए। चेन हंस पड़ता है, उसे गले लगाता है और साफ कहता है कि वह कोई पुरानी बात दिल में नहीं रखता। फिर वह उससे पूछता है कि क्या उनके जैसे और ट्राइब आसपास कहीं हैं। सैम बताता है कि कुछ ट्राइब से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन कोई भी दोस्ताना नहीं था और वे उसके लोगों से काफी अलग दिखते थे। चेन उससे उनकी लोकेशन पूछता है। सैम कहता है कि उसे 3 नियरबाई क्लैन्स के बारे में पता है, कोकोनट ग्रोव क्लैन, बे क्लैन और जायंट स्टोन क्लैन। ये सभी काफी दूर हैं। उन तक पहुंचने के लिए कम से कम 1 दिन और 1 रात का सफर करना होगा। चेन एक ट्राइब के बारे में जानकारी पूछता है। सैम सबसे पहले कोकोनट ग्रोव क्लैन के बारे में बताता है। उनमें लगभग 30 या 40 लोग हैं। वे लड़ाई के शौकीन नहीं हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करने में बहुत अच्छे हैं और उनकी लीडर एक बेहद ताकतवर महिला है। फिर सैम बे क्लैन के बारे में बताता है। वे भी लगभग 30 या 40 लोग हैं, लेकिन वे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। उनमें आपस में ही लड़ाई चलती रहती है। आखिर में वह जायंट स्टोन क्लैन का जिक्र करता है। वे तीनों में सबसे ताकतवर हैं और सबसे ज्यादा संख्या में भी वही हैं। आमतौर पर वे साउथ वेस्ट की पहाड़ी पर रहते हैं और कभी कभी ही नीचे उतरते हैं। सैम बताता है कि उसने सुना है उनका लीडर डिवाइन पावर रखता है और वह बेयर हैंड से टाइगर को भी मार सकता है। यह सब सुनकर चेन सोचने लगता है, अगर सैम की जानकारी सही है तो कोकोनट ग्रोव क्लैन पहले टारगेट के लिए सबसे बेहतर लगेगा। बाकी दोनों ट्राइब बहुत ट्रबलसम और अनस्टेबल हैं, इसलिए उन्हें जोड़ने का तरीका भी शांत और क्लेवर होना चाहिए। तभी उसे अपने पीछे कोई हलचल महसूस होती है। वह मुड़कर देखता है। मियाँ उसके पीछे से उसे गले लगाए खड़ी थी। वह पूछती है कि वह अब तक सोया क्यों नहीं। फिर मासूमियत से कहती है कि क्या वह उसके साथ कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है। चेन तुरंत टेंस हो जाता है और साफ मना कर देता है। मियाँ जमीन पर बैठकर एक अजीब सी पोज बनाती है और पूछती है कि क्या वह उसे किटी जैसी लग रही है।
चेन और ज्यादा नर्वस हो जाता है। वह जल्दी से सैम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। फिर वह बहाना बनाकर सैम को लेकर वहां से भाग जाता है। मिया का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। अगली सुबह सीन फिर बदलता है। चेन और सैम समुद्र किनारे खड़े थे। वे बेकलैंड के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बेकलैंड शोर पर आता है। वे एक डोडो बर्ड का शिकार करने पहुंचे थे। चेन राहत की सांस लेता है कि रात भर इंतजार करने के बाद वे आखिरकार दिखाई दिए। लेकिन तभी वह देखता है कि बेकलैंड के लोग उसी बर्ड को लेकर आपस में ही झगड़ने लगे हैं। चेन सोचता है कि क्या वह बेकलैंड को अब्जॉर्ब कर सकता है, सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि डोडो बर्ड्स जैसे रिसोर्सेज अपने कब्जे में लेने के लिए। सैम याद दिलाता है कि उनकी संख्या बेकलैंड से आधी से भी कम है, इसलिए सीधी लड़ाई में वेकलैंड के लिए जीत नहीं सकते। चैन सोचता है कि बेहतर हथियारों से यह बदला जा सकता है, लेकिन उससे पहले काउहर्ड की समस्या खत्म करनी होगी। उसके बाद यही नए रिसोर्सेज उन्हें और बेहतर वेपन्स और गियर बनाने देंगे। वह वापस डैन की तरफ लौटता है। जैसे ही चेन लौटता है, सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। स्टोन बोन कहता है कि उन्हें लगा था उनका राजा उन्हें छोड़ गया। चेन सबको चिंता करने के लिए माफी मांगता है और फिर साफ कहता है कि उनका काम अभी बहुत बाकी है। वह स्टोन बोन को स्पीयर थ्रोइंग प्रैक्टिस जारी रखने का आदेश देता है और हुआंग शू को बाकी लोगों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपता है। उसे एक दिन दिया जाता है कि वह सबको जितना हो सके उतना स्किल्ड बना दे। कुछ देर बाद मिया एक पत्ता लेकर आती है। वह बताती है कि बाथरूम के बाद इस्तेमाल करने के लिए यह बहुत आरामदायक है। चैन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसे असल में लकड़ी के स्पीयर्स को तेज करने में मदद चाहिए। इसलिए वह मिया को कहता है कि बाकी महिलाओं को इकट्ठा करे और पत्थर लाए। थोड़ी देर बाद मिया कुछ दूसरी महिलाओं के साथ लौटती है। सबके हाथों में पत्थर थे। वह पूछती है कि क्या ये काम आएंगे। चैन हाँ कहता है, फिर समझाता है कि एक पत्थर को गीले पत्थर पर घिसना होगा जब तक वह तेज किनारा या नोक न बना ले। उसके बाद उस शार्पन्ड स्टोन को रस्सी से लकड़ी की शाफ्ट पर बांध देना है और इसी तरह एक स्टोन टिप्ड वेपन तैयार हो जाएगा। महिलाएं यह देखकर प्रभावित होती हैं, लेकिन चेन थोड़ा चिढ़ जाता है जब उसे इस काम के बदले सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है। फिर वह उन्हें कहता है कि उसकी बातों को ठीक से मानो और जो कुछ भी बनाओ उसे दिखाते रहो। मिया जल्दी से उसे बुलाती है और कहती है कि उसने पहले ही एक बना लिया है। चेन जब देखता है तो पाता है कि उसने एक डबल एज स्पीयर तैयार की है। वह उसकी तारीफ करता है। यह सुनकर मिया खुश हो जाती है और उसी वक्त चेन के सामने एक हिडन फीचर अनलॉक होता है, टैलेंट डिस्कवरी। जब वह मिया की जांच करता है तो सिस्टम दिखाता है कि उसमें टूल मेकिंग की टैलेंट है। मिया उसे घूरते हुए शर्माकर पूछती है कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। चेन सवाल को टाल देता है और महिलाओं को और ज्यादा स्पीयर्स और एक्सेस बनाने का आदेश देता है। धीरे धीरे वे मिलकर कुल 30 स्पीयर्स और एक्सेस बना लेते हैं। चेन खासतौर पर मिया की तारीफ करता है क्योंकि उसने आधे से भी ज्यादा वेपन्स बनाए थे। लेकिन तभी उसकी नजर मिया के हाथों पर पड़ती है। पत्थर घिसते घिसते उसके हाथों में घाव और खरोंचें आ गई थीं। चैन को चिंता होती है। यह देखकर मिया शर्मा जाती है। तभी बाकी लड़कियां भी उसके पास आ गए। मिया केमान में जाती हैं और पूछती हैं कि क्या वह भी उनकी परवाह करता है। चैन कहता है कि उनका मतलब कुछ और नहीं है, लेकिन वे पहले ही उसके बहुत करीब आ चुके थे। वह जल्दी से वहां से निकल जाता है और कहता है कि आज का काम इतना ही काफी है, अब सब आराम कर सकते हैं। फिर वह पुरुषों की ट्रेनिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। अचानक एक लकड़ी का लॉग हवा में उड़कर चैन की तरफ आता है। वह समय रहते झुककर बच जाता है और समझ जाता है कि यह उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हंगू ने उन्हें अच्छी तरह सिखाया था। चैन पूछता है कि वे कैसे कर रहे हैं। हंगू बताता है कि सब में बहुत सुधार आया है, अब वे टारगेट्स पर आसानी से निशाना लगा सकते हैं। चैन के टैलेंट डिस्कवरी में हंगू की पहचान थ्रोइंग मास्टर के रूप में दिखाई देती है। हंगू आगे बताता है कि लुइंग बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी थ्रोज का टाइमिंग अभी भी सही नहीं है। वह स्टोन बोन के पास ही अपनी पूरी ताकत दिखा पाता है और लांगुची ने तो यह टेक्निक सबसे पहले पूरी तरह मास्टर कर ली। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी चेन को हांगू और स्टोन बोन की टीम वर्क देखकर होती है। अकेले वे औसत थे, लेकिन साथ मिलकर वे 4 स्पीयर्स की बारी बारी से थ्रोज करते थे और सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते थे। चेन खुश हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि ब्लैक बुल्स के हर्ट से निपटना मुश्किल नहीं होगा। स्टोन बोन पूछता है कि क्या वह सच में इतना कॉन्फिडेंट है। चैन हाँ कहता है, लेकिन सुरक्षा के लिए वह एक सीक्रेट वेपन भी साथ ले जाएगा। हांगू चौंक कर पूछता है कि वह सीक्रेट वेपन क्या है। चैन कुछ काले पत्ते निकालता है, सबको ध्यान से देखने को कहता है और आदेश देता है कि जितने हो सकें उतने इकट्ठे करो। वह चेतावनी देता है कि इन्हें खुली छोटों से मत छूना। इन पौधों में प्राकृतिक पैरालिटिक गुण है
रात को चेन एक पत्थर को आकार देने में लग जाता है। मिया सारे स्पीयर्स लेकर आ जाती है और पूछती है कि उसने पत्थर में एक छोटा सा गड्ढा क्यों खोदा है। चेन कहता है कि यह मॉर्टर है और वह जल्द ही समझ जाएगी क्यों। वह उससे कहता है कि महिलाओं को इकट्ठा करो और स्टोन क्लब से पत्तों को कुचलकर उनका पेस्ट बनाओ, फिर उस पेस्ट को वुडन स्पीयर टिप्स पर लगाओ। इसी बीच लूडिंग पास आता है और कहता है कि पुरुष भी क्लब से मदद करना चाहते हैं। चेन ने उन्हें आराम करने को कहा। उसका कहना था कि शिकार के लिए उनकी ताकत अभी बची रहनी चाहिए। सुबह होने के कुछ समय बाद चेन ग्रिल्ड मीट खा रहा था। वह उस पर सॉल्ट छिड़कता है और शांति से खाता रहता है। तभी मिया उसके पास एक स्पीयर फेंकती है। यह उसका संकेत था कि कोटिंग का काम पूरा हो चुका है। चेन खड़ा होता है। वह महिलाओं को कैंप और बच्चों की रक्षा करने को कहता है। बाकी सभी को आदेश देता है कि वे उसके साथ पहाड़ की ओर चलें। पूरा ट्राइब एक्साइटमेंट से भर जाता है। वे अपने वेपन्स उठा लेते हैं। अब वे उन बीस्ट्स को दिखाने के लिए तैयार थे कि वे क्या कर सकते हैं। कुछ देर बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। एन पूछता है कि क्या उनका राजा अकेले बेट बनकर जाना सच आता है में सुरक्षित है। वह साफ तौर पर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। स्टोन बोन जवाब देता है कि उनका राजा बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। तभी सैम बीच में बोलता है कि सब लोग तैयार हो जाएं। नदी के पास कुछ हिल रहा है। स्टोन बोन मिया और दूसरी महिलाओं को याद दिलाता है कि वे समय पर स्पीयर्स बांट दें, खासकर सैम को, जब वे पहाड़ पर अपनी पोजीशन ले लें। उनका राजा सब कुछ दांव पर लगा रहा था और उसे खोना कोई विकल्प नहीं था। असल में इससे 10 मिनट पहले चेन ब्लैक बुल्स के पास अकेला घूम रहा था। उसके दिमाग में यही था कि पिछली बार की तरह इस बार भी स्टोन मानने तो पास्तोन के तरफ माउंटेन की तरफ भागना सबसे सही रास्ता होगा, लेकिन इस बार वह सावधान रहना चाहता था। इसलिए उसने पहले एक छोटे बुल को लुभाने का फैसला किया। वह उसके पास गया और एक पत्थर फेंक दिया, फिर जोर से चिल्लाया कि वह गैंग का लीडर है और अगर हिम्मत है तो लड़कर दिखाए। ब्लैक बुल तुरंत भड़क गया और अचानक 3 बुल्स चेन के पीछे पड़ गए। चेन भागते हुए स्टोन बोन को आदेश देता है कि पहले ब्लैक बुल को निशाना बनाओ। स्टोन बोन तुरंत सबको तैयार होने को कहता है और फिर एक साथ स्पीयर्स हवा में उड़ती हैं। योजना काम कर जाती है। ब्लैक बुल्स घायल हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सैम उनकी गर्दनों पर स्पीयर फेंकता है। बुल्स पहाड़ से टकरा जाते हैं। चेन एक लेज की ओर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। अंतिम पल में स्टोन बोन उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। चेन आदेश देता है कि जब तक बुल्स कमजोर हैं, हमला जारी रखो। स्टोन बोन तुरंत आगे बढ़ता है और स्ट्राइक्स को निर्देशित करने लगता है। चेन उसे देखकर समझ जाता है कि उसके अंदर असली लीडरशिप टैलेंट है। उसे अब साफ दिखने लगता है कि स्टोन बोन को एक सच्चा लीडर बनाया जा सकता है। कुछ ही देर बाद स्टोन बोन लौटकर रिपोर्ट देता है कि बुल्स शांत होते दिख रहे हैं। चेन खुश हो जाता है। ट्रैंक्विलाइजर उम्मीद से तेज असर कर रहा था। तभी सैम चिल्लाता है कि हर्ड का बाकी हिस्सा भी उनकी तरफ बढ़ रहा है। चेन हैरान रह जाता है कि वे कितने तेज अनमनून कर दिया है। साम जाना है थे, लेकिन फिर वह सबको शांत रहने को कहता है। यह सब उसकी योजना का हिस्सा था। उन्हें बस नीचे मौजूद 3 बुल्स को खत्म करना था और यह सुनिश्चित करना था कि कोई बचकर ना भागे। ब्लैक बुल्स पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वे धीमे पड़ चुके थे। चेन समझ जाता है कि पॉइजन ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सबको आदेश देता है कि उनकी टांगों पर निशाना लगाओ, उन्हें भागने मत दो। स्टोन बोन फिर से सबको थ्रो करने का आदेश देता है और अंत में तीनों बुल्स जमीन पर गिर पड़ते हैं। चेन उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन स्टोन बोन कहता है कि अब नरमी दिखाने का समय नहीं है। पहले इन तीनों को संभालना होगा, उससे पहले कि बाकी हर्ड पहुंच जाए। चेन पूछता है कि उनके पास कितनी स्पीयर्स बची हैं। मिया जवाब देती है कि अभी भी 28 स्पीयर्स बाकी हैं। चेन ने सैम से कहा कि वह आने वाले हर्ड की गिनती करे। सैम ने ऊपर देखते हुए अंदाजा लगाया कि करीब 20 बुल्स होंगे। चेन तुरंत समझ गया कि उसने लड़ाई रोकने का फैसला क्यों लिया था। उनके पास बेकार करने के लिए स्पीयर्स बहुत कम थे। हंगू ने पूछा कि क्या इसका मतलब उन 3 ब्लैक बुल्स पर की गई सारी मेहनत छोड़ देना है। चेन ने साफ कहा कि नहीं, यह सब अब भी प्लान का हिस्सा था। वह शुरू से ही नहीं चाहता था कि छोटी सी टीम पूरे हर्ड से सीधे भिड़े। उसका असली टारगेट हमेशा बॉस था। अगर बॉस गिर गया तो बाकी सब भाग खड़े होंगे। उन्हें बाहर निकालने के लिए बेट चाहिए था। इसी वजह से 2 ब्लैक बुल्स को जिंदा रखना जरूरी था और उन्हें भागने भी नहीं देना था। चेन ने यह भी माना कि उसका असली प्लान सिर्फ एक बुल को इस्तेमाल करने का था, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बुल्स ने उनकी स्पीयर्स की खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ा दी थी। तभी सैम ने चिल्लाकर कहा कि उसे ब्लैक बुल का लीडर दिख गया है और वह किसी जायंट मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। बॉस बुल दहाड़ा और पूरा हर्ड पहाड़ की तरफ भागने लगा। किसी सैम ने
जैसे उसे रौंद देना चाहता हो। पहले तो चेन और बाकी लोग सोच में पड़ गए कि क्या बुल्स पागल हो गए हैं, लेकिन जल्दी ही उसे असली वजह समझ आ गई। बॉस अभी लड़ने नहीं आया था, उसका मकसद कुछ और था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि पहाड़ खुद हिलने लगा है। चेन और कैरा साबी कह रहा है कि माने बार होने पहाड़ खुद हिलने लगा है, ने सबको पीछे भागने और कवर ढूंढने को कहा, लेकिन मियाँ समय पर नहीं निकल पाई। पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया और वह गिर गई। चेन बिना देर किए उसके पीछे कूद गया। उसने एगोन को भी पीछे आने को कहा। हु जाओ और लांग गुओ चॉय भी नीचे आ गए ताकि मदद कर सकें। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, अब लड़ना ही था। हु जाओ ने एगोन से पूछा कि क्या उन्हें सीधे बुल्स पर टूट पड़ना चाहिए। एगोन ने उसे रोक दिया और कहा कि बेवकूफ़ी मत करो, अपने लीडर का आदेश आने तक इंतजार करो। उधर चेन पूरी तरह टेंस था। उसे समझ आ गया था कि बुल बॉस उसकी चाल समझ चुका है। उसकी समझदारी ही चेन को और भड़का रही थी। स्टोन बोन ने ऊपर मौजूद लोगों को कहा कि वे अपने किंग की रक्षा के लिए नीचे आ जाएं, लेकिन चेन ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि ऊपर ही रहो और स्पीयर्स से हमला करो। अब असली लड़ाई शुरू हो गई थी। चेन अपनी एक्स से लड़ रहा था, बाकी लोग स्पीयर्स और स्टोन एक्सेस से वार कर रहे थे। सभी ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड वेव्स में हमला किया। हर बार बचाव और वार के बीच बुल्स घायल होने लगे। स्टोन बोन ने सही मौका देखकर ऊपर मौजूद लोगों को हर्ड पर स्पीयर्स बरसाने का आदेश दिया। कुछ बुल्स गिर पड़े और अचानक पूरा हर्ड रुक गया, जैसे बॉस ने उन्हें कुछ कह दिया हो। चेन को देखकर लगा कि शायद उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला है ताकि बॉस अकेला लड़ सके। तभी बारिश शुरू हो गई। बुल बॉस आगे आया, गहरी सांस ली और अपने मुंह से आग उगल दी। चेन ने तुरंत सबको चिल्लाकर कहा कि इधर उधर भागो और बचो। वह ब्लास्ट इतना तेज था कि पहाड़ में छेद कर गया। उसने ऊपर तक रास्ता खोल दिया। पूरा ट्राइब डर के मारे सन्न रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह रोर था या शॉक वेव, लेकिन उसका असर एक ही पल में उनकी हिम्मत तोड़ चुका था। चेन ने आउन को आदेश दिया कि वह मियाँ और बाकी लोगों को उत्तर दिशा में ले जाए और खुद बॉस बुल का ध्यान अपनी तरफ खींचे। उसने स्टोन बोन से कहा कि वह सिग्नल का इंतजार करे। फिर वह सीधे बुल बॉस के सामने खड़ा हो गया और घोषणा की कि उसका सामना वही करेगा। दोनों सीधे टकराए। चेन उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन बॉस बुल ने उसे आसानी से उछालकर फेंक दिया। चेन ने सोचा कि शायद उसी टूटे हुए रास्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे मॉन्स्टर ने अभी बनाया था, लेकिन बुल बॉस ने उसका पीछा किया और पहाड़ से टकरा गया, जिससे एक और जबरदस्त विस्फोट हुआ। सबके देखते देखते माहौल एकदम टेंस हो जाता है। हर किसी को लगता है कि उनका राजा शायद मरा चुका है, लेकिन फिर भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लेते हैं। तभी अचानक चेन की आंख चमकती हुई निकलती है और सीधे बॉस बुल के सिर पर जा लगती है। वह जिंदा था। उसने ठीक पहले पहाड़ में बने छेद का इस्तेमाल करके अपनी जान बचा ली थी। चेन भी उसे ताना मारते हुए कहता है कि वह तो मरने के बजाय बच गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह बुरी तरह घायल हो चुका है। जैसे ही ट्राइब को पता चलता है कि चेन जिंदा है, सबकी सांसें वापस आती हैं। लेकिन चेन तुरंत स्टोन बोन को चिल्लाकर कहता है कि तैयार रहो और उसके सिग्नल का इंतजार करो। लड़ाई फिर तेज हो जाती है। एन और हु शाओ बॉस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि चेन पीछे से वार कर सके। आयन बहादुरी से आगे बढ़ता है, लेकिन बॉस का हॉर्न उसे पकड़ लेता है और वह घायल हो जाता है। चेन तुरंत दौड़कर आता है और बुल बॉस के चेहरे पर वार करता है, जिससे एन हॉर्न से छूट जाता है। बॉस बुल फिर से आग उगलता है, लेकिन इस बार सभी लोग बच निकलते हैं। चेन एक साफ वार करता है और मॉन्स्टर के शरीर में गहरी चोट लगा देता है। तुरंत वह स्टोन बोन और सैम को चिल्लाकर कहता है कि उस घाव पर स्पीयर्स फेंको। दोनों अपना निशाना सही लगाते हैं। बॉस बुल लड़खड़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। एक पल के लिए सबको लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई और ट्राइब खुशी मनाने लगती है, लेकिन चेन का मन अभी भी बेचैन था, क्योंकि बॉस के गिरने के बावजूद बाकी हर्ड वहीं खड़ा था। वे बस देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बॉस बुल फिर से उठ खड़ा होता है। वह चेन पर झपटता है और आग का एक और भयानक हमला छोड़ता है। स्टोन बोन और हांगी यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। चेन भी टेंस हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसने एक फेटल पल के लिए गार्ड छोड़ दी थी। अब बॉस बुल अपने ही शरीर में धंसी हुई स्पीयर को खींच कर निकालता है और उसे सीधे चेन की तरफ फेंक देता है। चेन घायल था और इतनी तेजी से हिल भी नहीं सकता था। उसे लगने लगता है कि शायद अब यही अंत है, लेकिन तभी मिया उसके और स्पीयर के बीच आ जाती है और वह वार अपने ऊपर ले लेती है। चेन एकदम फ्रीज हो जाता है। उसके दिमाग में मिया से जुड़ी सारी यादें एक साथ घूमने लगती हैं। उसके भीतर सिर्फ एक चीज बचती है, गुस्सा, शुद्ध भड़कता हुआ रेज। सिस्टम वार्निंग देता है कि उसका शरीर ओवरलोड हो रहा है, लेकिन चेन उस वार्निंग को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। वह सीधा बुल की तरफ छलांग लगाता है
अपनी पूरी ताकत के साथ वह ब्लेड नीचे गिराता है और बॉस बुल को सिर से लेकर पूंछ तक चीर देता है। इस बार मॉन्स्टर सच में 2 हिस्सों में बंट जाता है। चेन की फुल पावर्ड स्ट्राइक ने उसे खत्म कर दिया था। गुस्से से भरकर वह बाकी बचे बुल्स को ललकारता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर मरना है तो सामने आओ। लेकिन जब हर्ड एक दूसरे की तरफ देखता है और चेन एक कदम आगे बढ़ता है तो वे टूट जाते हैं और डर के मारे भाग खड़े होते हैं। जब वे पीछे हटते हैं, चेन फाइनली थोड़ा ढीला पड़ता है, लेकिन उसी पल उसका सिस्टम चेतावनी देता है कि उसकी जान खतरे में है। फिर वह खून उगलता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। सब लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। बेहोश होने से पहले चेन मियाँ की तरफ देखता है और उन्हें हेमिस्टिक ऑइंटमेंट लाने को कहता है। उसे लगाना होगा, तभी शायद वह बच सकेगा। कई दिन बाद चेन एक पिगस्टाई जैसी झोपड़ी में अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने आओ खड़ी होती है। वह पहला सवाल पूछता है कि क्या यही वह पिगस्टाई है जो उसने बनाया था। आओ सिर हिलाकर मना कर देती है। वह बताती है कि बुल्स को भगाने के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था और यह झोपड़ी उसके लिए बनाई गई है। वह उसे कहती है कि अभी उठने की कोशिश मत करो और वह जाकर सबको बताएगी कि चेन जाग गया है। लेकिन चेन उसे रोक देता है। वह पहले मियाँ और लांगुछो के बारे में पूछता है। आओ बताती है कि लांगुछोय मुश्किल से जिंदा बचा था, लेकिन वह जल्दी ठीक हो गया और जागने के बाद से वह चेन की शेल्टर के बाहर गार्ड दे रहा है। मियाँ के बारे में आओ कहती है कि वह ज्यादा बुरी तरह घायल हुई थी, लेकिन राजा की डिवाइन मेडिसिन ने उसे बचा लिया। बस उसे आराम करना होगा और वह भी ठीक हो जाएगी। बाकी सब भी ठीक थे। यह सुनकर चेन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन आओ ने आगे जो कहा उससे वह चौंक गया। पिछले 4 दिनों में सबकी हालत स्थिर हो चुकी थी। चेन अचानक सन्न रह गया। उसने तुरंत सिस्टम चेक किया और आओ सही थी। 4 दिन बीत चुके थे। अब मिशन पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 11 दिन बचे थे। आओ ने फिर से कहा कि उनका राजा अक्सर यूं ही खाली जगह को घूरता रहता है, जैसे किसी और सोच में डूबा हो। चैन उठने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। आओ उसे आराम करने को कहती है, लेकिन चैन मना कर देता है और उसे तुरंत स्टोन बोन को बुलाने का आदेश देता है। आओ जल्दी से बाहर चली जाती है। अब चैन अकेला रह जाता है और उसे समझ आता है कि अब उनके पास कोई फाइटिंग स्ट्रेंथ नहीं बची है। अगर किसी को सच पता चल गया तो उनकी पूरी मिशन तुरंत टूट सकती है। अब जब वे यहाँ आ चुके हैं तो सबसे पहले फेंस बनाना जरूरी था और बाद में स्टर्डी वुडन वॉल्स भी। वही उनकी असली सुरक्षा बनेंगी। थोड़ी देर बाद स्टोन बोन आता है। चैन उसे बाहर ही रुकने को कहता है, फिर बहुत धीमी आवाज में उसे सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस देता है। स्टोन बोन बिना देर किए काम पर लग जाता है, लेकिन चेन जानता था कि यह काफी नहीं है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हर डिटेल परफेक्ट होनी चाहिए। अब चेन लांगुची को एक और काम देता है। लांगुची पूछता है कि क्या करना है। चेन उसे आदेश देता है कि ब्लैक बुल किंग की बोन्स इकट्ठी करे और हाइड को जितना हो सके इंटैक्ट रखे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि चेन अपना खुद का वेपन भी उसे दे देता है। सबके जाने के बाद और फिर से उसे आराम करने को कहती है, लेकिन चेन मना कर देता है। वह कहता है कि उसे अभी बन्नी कर देता है, उससे कुछ बात करनी है। वह उसे अंदर आने को कहता है ताकि वे प्राइवेट में बात कर सकें। जैसे ही आओ अंदर आती है, चैन उसे समझाता है कि उसने बाकियों को इसलिए भेजा क्योंकि उसके पास उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। आओ तुरंत हामी भर देती है, लेकिन फिर अचानक अपने कपड़े उतारने लगती है, यह सोचकर कि शायद वह कोई रोमांटिक बात करने वाला है। चैन घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि पहले कपड़े वापस पहन लो। आओ समझ जाती है कि उसने गलत समझ लिया था। शर्माकर वह फिर कपड़े पहन लेती है। चैन जल्दी से साफ करता है कि उसका मतलब कुछ और था। वह चाहता था कि वह एक परफॉर्मेंस करे, क्योंकि वह किसी को कोकोनट ग्रोव क्लैन के पास भेजने वाला था ताकि वे चैन की रूल को मान ले। आओ टेंशन में पूछती है कि क्या इतना बड़ा कोकोनट ग्रोव क्लैन सच में उनके साथ जुड़ने को तैयार होगा। चैन कहता है कि यही तो कारण है कि उन्हें अभी अपनी ताकत दिखानी होगी। उन्हें कोकोनट ग्रोव क्लैन को तुरंत सबमिट करने पर मजबूर करना होगा। वह आओ को चुनने के 2 कारण बताता है। पहला, वह ट्राइब महिलाओं द्वारा शासित है, इसलिए एक महिला होने के नाते वह उनसे बेहतर बात कर सकती है। दूसरा, सिर्फ वही उसकी असली हालत जानती है। उसका फुल पावर अटैक उसके शरीर को बुरी तरह तोड़ चुका है। ऑइंटमेंट ने बस हालत और खराब होने से रोका है, लेकिन उसे अभी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। आओ मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वे कोकोनट ग्रोव क्लैन को डराकर ब्लफ करने वाले हैं। फिर वह कहती है कि उसे समझ आ गया है कि क्या करना है और चेन से कहती है कि वह आराम करे और बाकी उसे सौंप दे। कुछ समय बाद सैम और आओ कोकोनट ग्रोव क्लैन की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सैम चेतावनी देता है कि भले ही यह क्लैन कॉन्फ्लिक्ट से बचता हो,
लेकिन अब उन्हें भड़काना सही नहीं होगा। ओ कहती है कि वह समझ गई है और वे आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वे वहां पहुंच जाते हैं। सैम उन्हें एक स्प्रिंग दिखाता है जहां कोकोनट ग्रोव की लड़कियां नहा रही थीं। फिर वह क्लैन की लीडर की पहचान कराता है जिससे उन्हें मिलना था, लेकिन तभी उनकी मौजूदगी पकड़ में आ जाती है। थोड़ी देर बाद ओ और सैम को कोकोनट ग्रोव क्लैन की लीडर लीसा के सामने ले जाया जाता है। लड़कियों ने साफ बता दिया कि उन्होंने इन दोनों को चुपके चुपके घूमते हुए पकड़ा था। वे खुद को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे अपने नेता से मिलने आए किसी एनवॉय हों। सैम तुरंत बोल पड़ा कि वे कोई आम विजिटर नहीं हैं, वे तो अपने किंग के भेजे हुए एम्बेसडर हैं। लीसा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा। उसके हिसाब से औ तो किसी स्लेव जैसी लग रही थी, और मर्द जो फिश मीट स्क्रैप्स लेकर आए थे उनसे तो मुश्किल से किसी का पेट भरता। फिर उसने सैम को औ से अलग करने का आदेश दिया। औ शांत नहीं रही। उसने पलटकर कहा कि उसने कोकोनट ग्रोव की क्वीन से कुछ ज्यादा दूर की सोच की उम्मीद की थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो मीट का पहाड़ वे लाए हैं वह बेकलैन को मिल जाएगा। यह सुनते ही लीसा ने अपने लोगों को रुकने को कहा और औ से बात जारी रखने को बोला। फिर उसने सीधा पूछा कि क्या उसने सच में मीट का पहाड़ कहा था। औ ने हाँ कहा और समझाया कि वह उत्तरी नदी के पास वाले जायंट ब्लैक बुल्स की बात कर रही थी। वह चाहती थी कि कोकोनट ग्रोव क्लैन उनके साथ मिलकर उस हर्ड का शिकार करे। लीसा हंस पड़ी। आओ ने उसे चेतावनी दी कि उन्हें कम मत आंकना। वे ब्लैक बुल्स को पहले ही खत्म कर चुके थे और अब नदी वाला इलाका उनके कब्जे में था। कोकोनट ग्रोव की महिलाएं यह सुनकर सन्न रह गईं। वे आपस में फुसफुसाने लगीं कि और झूठ बोल रही होगी। आखिर पिछली बार तो उनका अपना क्लैन भी उसी हर्ड से लगभग कुचल ही गया था। लीसा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने पूछा कि क्या औ समझती है कि झूठ बोलने वाले के साथ क्या होता है, लेकिन औ एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि सबसे बड़ा बुल भी उनके किंग के सामने गिर चुका है और अगर लीसा को शक है तो वह खुद जाकर देख सकती है। तभी एक लड़की ने लीसा को सावधान करना चाहा, लेकिन औ हंसते हुए बोली कि अगर उनका किंग चाहे तो वह पूरे कोकोनट ग्रोव क्लैन को मिट्टी में मिला सकता है। सैम ने भी उसका साथ दिया। उसने कहा कि वे लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, वे गिफ्ट्स और अपने किंग का इनविटेशन लेकर आए हैं, तो उनकी सिंसेरिटी पर शक क्यों किया जाए। आओ ने और सख्त होकर कहा कि अगर क्वीन खुद आने से डरती है तो कम से कम मीट लेने के लिए किसी को भेज दे। उसकी बातों का एज लीसा को बेचैन कर रहा था। फिर भी उसने चेतावनी दी कि कोई चालाकी करने की कोशिश न करें। कुछ देर बाद आओ और सैम लीसा और उसके लोगों के साथ लौट आए। सैम ने आते ही कहा कि वे वापस आ गए हैं। स्टोन बोन ने उसे डांटते हुए कहा कि इतना शोर मत करो और जाकर घर बनाने में मदद करो। लीसा के एक लड़की ने पूछा कि ये हाउसेस क्या हैं। आओ ने चेन को बताया कि कोकोनट ग्रोव क्लैन आ चुका है। जैसे ही लीसा की नज़र चेन पर पड़ी, वह एकदम सख्त हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने कोई प्राचीन बीस्ट खड़ा हो। चेन ने जानबूझकर खुद को एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर जैसी उपस्थिति में रखा था। उसकी किलिंग इंटेंट चारों तरफ फैल रही थी। चेन ने ऑ को उसकी मेहनत के लिए सराहा और उसकी मेहनत के लिए नहीं है। भारी प्रेजेंस से लीसा की बेचैनी और बढ़ गई। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई। वहां मिया, लांगुची और आउन छिपे हुए थे। चेन ने घायल लोगों को बाहर न आने का आदेश दिया था, लेकिन आउन ने मान लिया कि वह बस कोकोनट ग्रोव की क्वीन को देखने की जिज्ञासा में छिपा रहा था। फिर चेन ने लीसा और उसके क्लैन का धन्यवाद किया कि वे उसकी रिक्वेस्ट मानकर उनकी टेरिटरी तक आए। उसी पल कोकोनट ग्रोव की एक लड़की ने सीधा पूछा कि मीट कहाँ है। चेन ने शांत होकर कहा कि मीट पास ही है और वे जितना उठा सकते हैं उतना ले सकते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने सचमुच मीट का पहाड़ पड़ा था। हु जाओ और लांगू अभी भी उसे काटकर हिस्सों में बांट रहे थे। एक लड़की आगे बढ़ी और मांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे बताया गया कि यह मीट बेहद टफ है। उसने उसे लकड़ी की छड़ी से काटने की कोशिश की और छड़ी बीच से टूट गई। लुआंग और हु जान जोर से हंस पड़ते हैं। लड़की तुरंत भड़क जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि उनमें इतना मजाकिया क्या है। वह ताना मारती है कि उन्होंने बस हर्ड की अफरा तफरी का फायदा उठाकर बुल्स पकड़े थे। जवाब में हु जाओ पलटकर पूछता है कि क्या वह लड़ना चाहती है। तभी अचानक छेन की एक्स जमीन में उनके बीच आकर गड़ जाती है। कोकोनट ग्रोव की लड़कियां डर कर पीछे हट जाती हैं। छेन ने जानबूझकर उसे वहां फेंका था ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। लीसा साफ तौर पर चौंक जाती है। वह पूछती है कि ये कैसी वेपन है, क्योंकि यह उनके आयरनवुड ब्रांचेस और बोन नाइव्स से कहीं बेहतर है। चेन शांत होकर कहता है कि वे उसकी पांगू एक्स से मीट काटें। हु जाओ बड़बड़ाता है कि झगड़ा तो गर्ल्स ने शुरू किया था, लेकिन चेन सख्ती से उसे अपने काम पर लगाने को कहता है। मजबूरी में वह मान जाता है और फुसफुसाकर कहता है कि लड़कियों की किस्मत अच्छी है।
चेन फिर लीसा से वादा करता है कि वह उसे मीट बिना किसी दिक्कत के लेने देगा। वह हमेशा अपना वादा निभाता है, यही उसका सिद्धांत है। लीसा घबराकर पूछती है कि उसने ब्लैक बुल हर्ड को कैसे हराया। चेन कहता है कि आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उस पर भरोसा करना चाहती है या खुद सब देखना चाहती है। फिर वह कहता है कि वे आज का दिन यहीं खत्म करें, मीट ले जाएं और वापस चले जाएं। लीसा उसे बहुत ठंडे दिल वाला कहती है। उधर चेन खुद भीतर से तनाव में आ जाता है। उसका वह ड्रामेटिक एक्स थ्रो पहले ही ठीक नहीं लगा था और अगर बुल हाइड बैंडेज न होता तो उसका घाव फिर से खुल सकता था। और सच में तभी घाव फिर से रिसने लगता है, खून बाहर आने लगता है। चेन घबरा जाता है, लेकिन आओ तुरंत लीसा को बातों में उलझा देती है, जिससे चेन को घाव छुपाने का मौका मिल जाता है। आओ उन्हें बताती है कि उनके पास और भी कुछ मजबूत वेपन्स हैं जिन्हें वे कोकोनट ग्रोव क्लैन को दे सकते हैं, लेकिन लीसा पीछे मुड़कर कहती है कि वे हथियार उनके लोगों के लिए सही नहीं हैं। फिर वह कान ने कहती है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन के पास भी अपने मजबूत वेपन्स हैं, जिनमें से कुछ उन्होंने अभी दिखाए भी नहीं हैं, और उम्मीद यही है कि उन्हें कभी दिखाने की जरूरत भी न पड़े। इसके बाद लीसा अपने लोगों को आदेश देती है कि जितना उठा सको उतना ले लो और वापस चलो। और भी कहती है कि अगर कम पड़े तो वे फिर आ सकते हैं, लेकिन जल्द आना बेहतर होगा क्योंकि दूसरी ट्राइब्स को भी हिस्सा चाहिए। वापसी के रास्ते में लीसा पूछती है कि आगे की जांच कैसी चल रही है। तभी कुछ और लड़कियां झाड़ियों से निकलती हैं। असल में लीसा ने उन्हें छिपकर सब देखने के लिए वहीं तैनात किया था। उनमें से एक, माया, बताती है कि उन्होंने आदमियों को एक घर जैसा कुछ बनाते देखा और उस घर के अंदर से कभी कभी बोर्स की आवाज भी आती थी, जिससे लगता है कि वहां सुअर पाले जा रहे हैं। लीसा चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि चेन ने इतने अच्छे शेल्टर तक कैसे बना दिया। माया आगे बताती है कि इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि चेन के क्लैन ने फायर गॉड की शक्ति हासिल कर ली थी। लीसा तुरंत कहती है कि यह असंभव है, लेकिन माया बताती है कि उन्होंने आग को अचानक पैदा होते देखा था और उसी से मीट रोस्ट किया गया था। वह और कुछ कहना चाहती है लेकिन रुक जाती है। लीसा उसे साफ बोलने को कहती है। तब माया कहती है कि चेन के क्लैन में कुल मिलाकर सिर्फ 10 से कुछ ज्यादा लोग थे, कुछ बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। फिर भी उसे शक था कि वे अपनी असली संख्या छुपा रहे हैं। लीसा पूछती है कि उन्होंने और पास जाकर ठीक से देखा क्यों नहीं। माया जवाब देती है कि आसपास के पेड़ काट दिए गए थे, इसलिए और पास जाने का मतलब पकड़े जाना होता। उनके पास जंगल से दूर खड़े होकर देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लीसा बस एक शब्द कहती है, ठीक है, और अगले ही पल वह अपनी विप से उन पर वार कर देती है। वह चेतावनी देती है कि अगली बार अगर उन्होंने ऐसे बहाने बनाए तो सजा सिर्फ विप मारने से कहीं ज्यादा कड़ी होगी। मिया ने झुककर लीसा का शुक्रिया अदा किया कि उसने उन्हें छोड़ दिया। वापस चेन के कैंप में वह आखिरकार थोड़ा चैन की सांस लेता है। औ पास आती है और उसकी हालत पूछती है। चैन मानता है कि ब्लैक बुल हर्ड ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। वह यह भी नोटिस करता है कि औ की बात करने की कला सच में कमाल की है। फिर औ हल्के से छेड़ते हुए पूछती है कि कोकोनट ग्रोव की क्वीन के मुकाबले क्या वह उसे ज्यादा पसंद करता है। चैन घबरा जाता है और तुरंत कहता है कि वह गलत मतलब न निकाले। वह आओ से कहता है कि बाहर छिपे हुए मर्दों को अंदर बुला ले ताकि वे उसके ठीक होने में मदद कर सकें, और लांगुची को कह देता है कि जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता एंट्रेंस की निगरानी वही करेगा। आओ मान जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है कि वह सच में बहुत कूल लग रहा था। यह सुनकर चैन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी सैम आकर कहता है कि चैन सच में कमाल का था। उसने बता दिया कि कोकोनट ग्रोव क्लैन ने उनके कैंप के चारों तरफ वॉचर्स लगाए थे, ठीक वैसे ही जैसा चैन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। चैन उससे उस दूसरे काम के बारे में पूछता है जो उसने दिया था। सैम कहता है कि वह पूरा हो चुका है। कोकोनट ग्रोव क्लैन ने सिर्फ वही देखा जो चैन चाहता था और बाकी सब उनकी नज़रों से छूट गया। चैन उसकी मेहनत की तारीफ करता है। सैम खुश होकर कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं था, वह अब स्टोन बोन और बाकी लोगों की मदद करने जा रहा है ताकि हाउस बन सके। सैम के जाने के बाद औ फिर पूछती है कि क्या चैन सचाने की ऐसा मेहनत की नजर होने चाह रहे हैं। मैं सोचता है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन अपनी मर्जी से उनके साथ जुड़ जाएगा। चैन कहता है कि अभी कहना जल्दी होगा, योजना अभी आधी ही पूरी हुई है। अगली बार जब कोकोनट ग्रोव क्लैन वापस आएगा तब वह दूसरा हिस्सा शुरू करेगा। फिर वह अपने शेड में लौटकर आराम करता है और अपने सप्लाईज चेक करता है। उसके पास अब सिर्फ 11 दिन बचे थे। उसके पास हीलिंग के लिए समय भी बहुत कम था। वह सिस्टम से वेयरहाउस खोलने को कहता है। अंदर उसे सिर्फ सॉल्ट का एक पैकेट और हेमेटिक ऑइंटमेंट की एक ट्यूब बची मिलती है। उसी दौरान सिस्टम दिखाता है कि उसकी एक्स अब पैंगूज एक्स में अपग्रेड हो चुकी है। चैन चौंक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह कब हुआ। फिर उसे याद आता है कि सुबह उसने वह एक्स लांगू को दे दी थी।
अब वह स्पीयर्स की तरफ देखता है। उनकी एक्टिवेशन कंडीशन स्क्रीन पर दिखती है। उसे समझ आता है कि इसका ट्रिगर लड़ाई में उसके घायल होने के दौरान हुआ था। वह सोचता है कि शायद बाकी वेपन्स के भी ऐसे हिडन प्रॉपर्टीज हों, लेकिन फिर वह यह सोचकर रुक जाता है कि हर वेपन की अलग कंडीशन होगी। बेहतर है इसे फेट पर छोड़ दिया जाए। फिर वह बाकी आइटम्स देखता है। हिमैटिक ऑइंटमेंट भी सिर्फ एक और बार ही काम आ सकता था, इसलिए वह उसे किसी बेहद क्रिटिकल मोमेंट के लिए बचा कर रखता है। अब उसे नियर बाय क्रीचर्स को हंट करने के लिए एक्स पर भरोसा करना होगा। वह अंदाज़ा लगाता है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन के पास गया मीट 2 दिन तक चलेगा, और क्योंकि समय बहुत कम था, अभी उसे सैम पर निर्भर रहना होगा। वह लांगूची से कहता है कि सैम को बुला लाओ, अभी और काम बाकी था। थोड़ी देर बाद सैम आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। चेन पूछता है कि क्या उसे ब्लैक बुल्स याद हैं जिन्हें उन्होंने भगाया था। फिर वह आदेश देता है कि वह 2 दिनों के भीतर उन्हें ढूंढे और वापस आकर रिपोर्ट दे। सैम तुरंत निकल पड़ता है और चिल्लाता है कि वह जैसे ही बुल्स मिलेंगे वापस आ जाएगा। उसे जाते देख चेन सोचता है कि सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वह क्लैन के लिए कुछ गिफ्ट्स तैयार करने का फैसला करता है। सैम ब्लैक बुल्स की तलाश में निकल जाता है और चेन उन गिफ्ट्स पर काम शुरू कर देता है। 2 दिन बाद वह स्क्रीन देखता है। अब मिशन के लिए सिर्फ 9 दिन बचे थे। चेन अब यह भी समझ चुका था कि अगर वह एक स्टोन स्पीयर हेड, एक बोन विसल और एक बुलहॉर्न वाटर फ्लास्क तैयार कर दे तो उसे और टेक्निकल पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसकी योजना साफ थी। बोन विसल वह स्टोन बोन को देगा ताकि वह लड़ाई या शिकार के दौरान और आसानी से आदेश दे सके। स्टोन स्पीयर हेड्स लकड़ी के स्पीयर्स को और घातक बना देंगे, जिससे अगर कोकोनट ग्रोव क्लैन ने कभी पलटकर हमला किया तो उनकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और बुलहॉर्न वाटर फ्लास्क सैम के लिए थी ताकि वह रास्ते में काम आ सके। इसी बीच आओ खुशखबरी लेकर आती है। घर बनकर तैयार हो चुके थे। चेन कहता है कि चलो जाकर देखते हैं। जब वह वहां पहुंचता है कर स्टोन बोन अपनी बनाई चीज दिखाते हुए गर्व से खड़ा होता है। फिर वह जोर से पूछता है कि क्या यह कूल नहीं लग रहा। चेन को यह डिजाइन बहुत खास तो नहीं लगा, लेकिन फिलहाल वह बस हाँ कह देता है। सब खुशी से चिल्ला उठते हैं। अब उन्हें केजेस में नहीं सोना पड़ेगा, ना ही हर समय शाखाएं ढूंढने की जरूरत रहेगी। लेकिन चेन के चेहरे पर अभी भी हल्की सी असंतुष्टि थी। उसी वक्त स्टोन बोन घास का दरवाजा लगाकर स्ट्रक्चर पूरा कर देता है। जैसे ही वह अंतिम हिस्सा फिट होता है, चेन को घर बनाने के लिए 10 टेक्निकल पॉइंट्स मिलते हैं। वह चारों तरफ देखकर महसूस करता है कि वह ट्राइब अब बहुत बदल चुकी थी। पहले वे लगभग जंगली जानवरों जैसे थे, सिर्फ इंस्टिंक्ट पर जी रहे थे। बाल, खून, रॉ फूड, सब कुछ प्रिमिटिव था। लेकिन अब उनके व्यवहार में सुधार आ चुका था। उनकी इंटेलिजेंस भी साफ दिखने लगी थी। चेन सोचता है कि शायद यह सब सिस्टम की वजह से हो रहा है, जैसे सिस्टम खुद एवोल्यूशन को तेज कर रहा हो। वह सबको आदेश देता है कि जैसे ही सैम लौटे उसे तुरंत खबर दी जाए। फिर वह अपने शेड में वापस चला जाता है। कुछ ही देर बाद सैम दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि उसे वे मिल गए। चेन उसकी तारीफ करता है और फिर घोषणा करता है कि अब वे योजना का दूसरा हिस्सा शुरू कर सकते हैं। वह सबको अपने साथ चलने को कहता है। फिर स्टोन बोन को अलग ले जाकर धीरे से कुछ समझाता है। कुछ मिनटों बाद वह योजना पूरी तरह समझा देता है और पूछता है कि क्या किसी के कोई सवाल हैं। स्टोन बोन घबराकर पूछता है कि क्या यह सच में काम करेगा और क्या इसमें बहुत जोखिम नहीं है। सैम तुरंत उसे शांत करता है। वह कहता है कि वह मोर्चा संभालेगा और जब समय आएगा स्टोन बोन को बस बाकी लोगों को लीड करना होगा। चेन फिर स्टोन बोन को विसल देता है। वह कहता है कि इससे कमांड देना आसान हो जाएगा। सैम से भी वह कहता है कि उसके लिए एक गिफ्ट तैयार है जो मिशन के बाद मिलेगा। सैम यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है। चेन मुस्कुराकर उन्हें याद दिलाता है कि जैसे ही उसका सिग्नल दिखे उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। हुआंगशू, सैम, स्टोन बोन और लुएंग सब उसके आदेशों को पूरा करने निकल जाते हैं। चेन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। उनके पास मैन पावर बहुत कम थी, इसीलिए उसे घायलों तक को काम बांटना पड़ रहा था। वह आओ से कहता है कि मिया और लांगूची को वुडन हाउस के सामने एक बड़ा बॉनफायर तैयार करने को कहे, लेकिन आग अभी न जलाएं। आओ पूछती है कि क्या यह आने वाले मेहमानों के लिए है। चेन हाँ कहता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था, क्या 2 दिन पहले लगाया गया बेट सच में काम करेगा। कुछ समय बाद एक लड़की काम करते करते दूर से आती हुई कोकोनट ग्रोव क्लैन की बड़ी टोली को देख लेती है। वह तुरंत दौड़कर चेन को बताती है कि कोकोनट ग्रोव क्लैन आ चुका है। घर के अंदर औ पहले से उसकी देखभाल कर रही थी। चेन को यह अच्छा लग रहा था कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है। उसके दिमाग में तक यह सोच भी आने लगी कि अगर वह कोकोनट ग्रोव क्लैन को अपने अधीन कर लेता है
तो शायद लीसा और ऑ दोनों उसका ध्यान रखने लगे। लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि कोकोनट ग्रोव क्लैन आ गया है, और तुरंत बाहर निकलकर उनका स्वागत करने चली गई। आ उसे अंदर बुलाते हुए कहती है कि उनका राजा इंतजार कर रहा है। लीसा यह सुनकर एक पल के लिए रुक जाती है। पैलेस? उसकी नज़र सामने बनी चीज पर जाती है। कुछ ही समय पहले तक जहां स्ट्रॉ शेड था, वहां अब एक वुडन हाउस खड़ा था। वह हैरान रह जाती है कि चेन के लोगों ने इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे बदल दिया। उसे यह भी समझ नहीं आता कि इस ट्राइब में इतना बड़ा बदलाव इतनी तेजी से कैसे आ गया। लीसा हल्की मुस्कान के साथ पूछती है कि क्या उनका राजा डर गया है, इसलिए बाहर आकर उनसे मिलने की हिम्मत नहीं कर रहा। फिर वह कहती है कि वे चेन के क्लैन को परेशान करने नहीं आए हैं, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मीट कॉम्पेंसेशन के रूप में ले जाएंगी। उसका यह भी कहना है कि उसके लोग अपने नए पड़ोसियों से मिलना चाहते थे, इसलिए वह उन्हें साथ लाई है, और वह चाहती है कि वे चेन के लोगों को डराएं नहीं। आओ हंसते हुए जवाब देती है कि उनके किंग ने पहले ही 40 पोर्शंस मीट तैयार रखने का आदेश दे दिया था, इसलिए लीसा चाहे तो वह सब ले सकती है। हालांकि उसने जो लोग साथ लाए हैं वे 40 के करीब भी नहीं लग रहे थे। तभी लीसा पूछती है कि अगर आओ को कोकोनट ग्रोव क्लैन इतना पसंद है तो वह उनके साथ क्यों नहीं आ जाती। वह उसे अपने साइड में जगह देने की पेशकश भी करती है। आओ विनम्रता से धन्यवाद देती है, लेकिन साफ कह देती है कि वह बहुत पहले ही अपने किंग की ताकत से जीत ली गई थी। वह यह प्रस्ताव ठुकरा देती है और उन्हें मीट स्टोरेज तक ले जाती है। फिर कहती है कि अगर वे सारा मीट उठा नहीं सकते तो जहां हैं वहीं खा लें, और अगर मीट काटना मुश्किल हो तो चेन के वॉरियर्स उनकी मदद कर सकते हैं। लीसा अपने लोगों से कहती है कि वे खा लें और शांत रहें। फिर वह खुद चेन से मिलने के लिए अंदर जाती है। जब लीसा अंदर पहुंचती है, चेन उसे सहज गर्मजोशी से ग्रीट करता है। उस रिफाइंड हाउस में चेन को देखकर लीसा हल्का सा ब्लश कर जाती है। फिर भी वह अपने आप को संभालती है और पूछती है कि क्या यही उसका प्लेस है। वह यह मानती है कि जगह काफी डिसेंट लग रही है। चैन उसकी नज़र घर पर देख लेता है और तुरंत उसे इम्प्रेस करने का फैसला करता है। वह कहता है कि यह तो केवल टेम्पररी शेल्टर है, जब असली पैलेस बन जाएगा यह पुराना ढांचा ट्राइब्स के लिए छोड़ दिया जाएगा। लीसा कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर पूछती है कि क्या वह सच में अपने लोगों को ऐसी जगह पर रहने देगा। चैन कहता है कि अभी हालात रफ हैं, लेकिन बाद में वह उनके लिए और बेहतर स्टोन हाउसेस बनाएगा। तभी बिना किसी वार्निंग के लीसा अपनी विप निकालती है और चैन को उसी से बांध देती है। फिर वह उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। चैन टेंस होकर पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीसा शांत स्वर में कहती है कि वह पुरुषों को अच्छे से समझती है और उसके पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे वह उसे अपनी बातें मानने पर मजबूर कर सकती है। वह यह सोचती है कि क्या इससे वह टूट जाएगा। चैन को सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टिम्युलेटिंग लगती है, लेकिन वह बाहर से सख्त चेहरा बनाए रखता है और हंस देता है। वह पूछता है कि क्या वह सच में सोचती है कि यह उसे मजबूर कर देगा और क्या उसे कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। लेकिन अंदर ही अंदर चैन घबरा रहा होता है। उसके पास कोई बैकअप नहीं था। हालात उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहे थे और उसकी ठीक न हुई चोटें लड़ना पहले ही मुश्किल बना रही थीं। उसी वक्त आओ अंदर आती है और बताती है कि फीस्ट तैयार है। लेकिन जब वह चैन और लीसा को उस हालत में देखती है तो वह एकदम रुक जाती है। फिर जल्दी से बोल पड़ती है कि चैन को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लीसा व्हिप वापस खींच लेती है और चैन कहता है कि बहुत बातें हो चुकी, अब बाहर जाकर बारबेक्यू करने का समय है। वह आओ से पूछता है कि क्या फायर जल चुका है। उधर लीसा अपने मन में सोचती है कि चैन की यह शांति क्या सच में किसी छिपी हुई योजना का हिस्सा है, या फिर वह मौत से डरता ही नहीं। कोकोनट ग्रोव की लड़कियां अपने क्लैन के मुकाबले चैन की कंपोजर को देखकर और भी चकित रह जाती हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि यह आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है। बाहर कोकोनट ग्रोव की लड़कियां लीसा को आवाज देकर बुलाती हैं। वे कहती हैं कि ग्रिल्ड मीट की खुशबू बहुत शानदार है। चेन भी औ को सॉल्ट देता है और कहता है कि इसे सब में बांट दो, और सबको समझाती है कि मीट पर थोड़ा सॉल्ट छिड़कने से स्वाद और अच्छा हो जाएगा। लीसा तुरंत पूछती है कि ओ खाने पर क्या डाल रही है। औ पलटकर कहती है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वह न खाए। लेकिन जैसे ही लीसा अपने लोगों को स्वाद की तारीफ करते सुनती है, उसे समझ आ जाता है। चैन भी खुश होता है। उसकी उम्मीद थी कि वे सब खाते रहेंगे और सैम तथा स्टोन बोन को अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाएगा। दृश्य बदलता है। अब हम स्टोन बोन और बाकी लोगों के पास हैं जो ब्लैक बुल्स के आसपास इंतजार कर रहे थे। लियू तंग पूछता है कि वे बुल्स का शिकार फिर से क्यों कर रहे हैं, जबकि उनके पास पहले ही काफी मीट है। स्टोन बोन कहता है कि वे यहाँ शिकार करने नहीं आए हैं। वह उन्हें सवाल पूछना बंद करके आदेश मानने को कहता है। तभी हंगू का सिग्नल आता है और सभी एक साथ अपने स्पीयर्स फेंक देते हैं।
ब्लैक बुल्स घबराकर भाग खड़े होते हैं। स्टोन बोन चिल्लाता है कि बुल्स सैम की तरफ बढ़ रहे हैं। सैम कहता है कि चिंता मत करो। वह ट्री से छलांग लगाता है और एक बुल की गर्दन में स्पीयर घुसेड़ देता है। हिट लगते ही वह खुशी से चिल्लाता है कि काम हो गया। अब वह बुल उसका था। घायल होने के बावजूद वह जानवर पागलों की तरह तड़पने और दौड़ने लगता है। सैम खुद को संभालता है। वह जानता था कि उसे डटे रहना होगा। दूर से हंगू देखता है कि हर्ड ईस्ट की ओर मुड़ रहा है। स्टोन बोन सिग्नल देता है और सैम को तुरंत समझ में आ जाता है कि दिशा गलत है। वह बुल को मोड़कर राइट की ओर ले जाता है और फिर उसे वेस्ट की तरफ दौड़ा देता है। कट वापस चेन के डेन पर आता है। कोकोनट ग्रोव की लड़कियां मजे से खाना खा रही थीं। चेन बस सिग्नल का इंतजार कर रहा था। तभी कोकोनट ग्रोव क्लैन की एक डिफेंडर भागती हुई आती है। उसकी हालत देखकर लीसा तुरंत समझ जाती है कि कुछ भयानक हुआ है। वह पूछती है कि वह इतनी घबराई हुई क्यों है। रोते हुए लड़की बताती है कि ब्लैक बुल्स का एक पागल झुंड उनके कैंप पर टूट पड़ा है। उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और उनके डिफेंडर्स भी उन्हें रोक नहीं पाए। लीसा तुरंत खड़ी हो जाती है। वह अपने लोगों को वापस कैंप चलने का आदेश देती है और गुस्से में कहती है कि उन पागल बुल्स को वह सबक सिखाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह हिल चुकी थी। कोकोनट ग्रोव क्लैन हमेशा ब्लैक बुल्स से दूर रहता था, तो अचानक ऐसा कैसे हो गया? वापस कोकोनट ग्रोव कैंप में लड़कियां बुल्स को रोक नहीं पा रही थीं। उन्होंने स्लिंग शॉट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके हमले उन पर कुछ असर नहीं कर रहे थे। फिर वे नीचे फंसी अपनी बहनों को बचाने के लिए क्लोज कॉम्बैट में कूद पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही एक लड़की नीचे उतरती है, बुल फिर से उस पर झपटता है। उसी वक्त लीसा पहुंचती है और अपने whip से बुल की टांग जकड़ लेती है। उसे देखकर बाकी लोग थोड़ी राहत महसूस करते हैं। लीसा गुस्से में उन बीस्ट्स पर चिल्लाती है कि वे उसकी पीपल को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। वह एक बुल को नीचे गिरा देती है, लेकिन यह काफी नहीं होता। वह फिर से उठता है और सीधा लीसा पर टूट पड़ता है। बुल उसे हवा में उछाल देता है और whip उसके हाथ से छूट जाता है। उसी पल चेन वहां पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। लीसा खुद को संभालते हुए कहती है कि वह ठीक है, लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बुल्स अचानक कहां से आ गए। पास में छिपे हुए हंगशू, सैम, लुएंग और स्टोन बोन तुरंत अपने चेहरे छुपा लेते हैं, क्योंकि असल में यही लोग इस पूरे कैओस के पीछे थे। चेन बुल्स की तरफ घूरता है और गुर्राकर पूछता है कि क्या उनकी चोटें भरते ही वे अपना दर्द भूल गए। बुल्स दहाड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चेन तुरंत टेंस हो जाता है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह उसे पहचान भी नहीं रहे थे?